नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज से एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है, द हिंदू डेली क्विज़। ये एक्चुअली द हिंदू से मैंने लिया है। द हिंदू क्या कर रहा है कि डेली एक क्विज़ डाल रहा है 10 क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन पूरी तरह से द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर आधारित है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर को सीरियसली फॉलो करते हो तो एक जो भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें से आप 10 में से 10 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आप सचमुच द हिंदू को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है करना चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इशू इस न्यूज़पेपर की वजह से आपका सॉल्व हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे डेली फॉलो करिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एम्ड एट रीचिंग आउट टू कस्टमर्स इन रूरल एरियाज़। बोला है कि एक न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन का जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। इसका एम क्या है कि जो रूरल एरियाज़ के कस्टमर हैं वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना। तो उस न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है डाक पे। अब डाक पे क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। डाक पे क्या है? डाक पे का एम है कि सिंप्लीफाइड पेमेंट सोल्यूशन को लाना to all by offering access to banking and payment products and services either through an app or in assisted mode with the help of the trusted postmen and women। तो डाक पे का मकसद क्या है कि जो सिंप्लीफाइड पेमेंट सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाना। इसका एक्सेस आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐप के थ्रू कर सकते हो, या जो उनकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पोस्टमैन और पोस्ट वुमेन है, उनके थ्रू भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इसका आंसर होगा डाक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the past 4 years, nearly twice the number of illegal Bangladeshi migrants were caught leaving the country compared to those coming in illegally, according to data available with the Border Security Force and। दूसरा कौन है? तो पिछले 4 सालों में इन्होंने देखा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगली आते हुए पकड़े गए हैं, कंट्री को छोड़ते हुए या कंट्री में आते हुए पकड़े गए हैं। ये जो डाटा है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन दोनों के पास अवेलेबल है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड दैट देयर हैड बीन ए सर्ज इन नंबर्स ऑफ इलीगल बांग्लादेशी लिविंग द कंट्री ड्यू टू द लैक ऑफ द वर्क फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड लॉकडाउन। तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने इंडिया को छोड़ा है आने वाले दिनों में, जब से कोविड-19 आया है या लॉकडाउन बढ़ा है तब से। रीज़न ये है कि यहाँ पे जॉब की कमी हो गई है, यहाँ पे जॉब नहीं था, खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए उनको वापस अपने देश जाना पड़ा। टिल दिसंबर 14 दिस ईयर, अभी तक दिसंबर 14 तक का डाटा इन्होंने लिया है। उसमें बोला है कि 3173 इलीगल माइग्रेंट्स जो कि अप्रीहेंड किए गए बाय द बीएसएफ व्हेन दे वेयर अटेम्प्टिंग टू क्रॉस ओवर द बांग्लादेश। जब वो बांग्लादेश की तरफ भाग रहे थे तो उनको पकड़ा गया। 3 times मोर देन द 1115 कॉट वाइल ट्राइंग टू इंटर इंडिया थ्रू इलीगल मीन्स। जब वो इंडिया में आ रहे थे तो 1115 लोगों को पकड़ा गया था इस तरह से। ये 3 गुना लोग वापस जा रहे थे, यानी बहुत सारे लोग बहुत पहले आ चुके थे जो अभी वापस जा रहे थे जॉब की कमी की वजह से। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवाइज शेड्यूल ऑफ द ICC वीमेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2022 was announced after the event originally for 2021 had to be postponed due to the COVID pandemic. Which venue in New Zealand will host the final on April 3rd? तो जो वीमेंस का ICC 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो पहले 2021 में होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। अभी उसका जो वेन्यू है वो न्यूजीलैंड में, जो फाइनल मैच अप्रैल 3 को होगा वो भी न्यूजीलैंड में होगा। तो उसकी जगह पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे फाइनल मैच होगा। तो उस जगह का क्या नाम है? हेगली ओवल, चर्च, अच्छा क्रिस्ट चर्च में, हेगली ओवल क्रिस्ट चर्च में। तो इस जगह पे फाइनल मैच होगा अप्रैल 3 को। थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। हेगली ओवल विल होस्ट द सेकेंड सेमीफाइनल एज वेल आफ्टर वेलिंगटन होस्ट द फर्स्ट सेमीफाइनल। The other venue that will host the tournament between the March 4 and April 3rd, 2022 are Auckland, Hamilton, Mount Maunganui and Dunedin। ये वो जगह है जहाँ पे अब बाकी के मैच खेले जाएंगे। तो अप्रैल 3 को जो फाइनल मैच होगा वो होगा हेगली ओवल में। ताकाहिरो शिराइशी was sentenced to death by a Tokyo court for murdering 9 people he met on a widely used platform. By what moniker is he otherwise known as? तो ताकाहिरो शिराइशी है, इनको डेथ
की सेंटेंस दी गई है, यानी डेथ की सज़ा दी गई है, मृत्युदंड दिया गया है टोक्यो हाई कोर्ट के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि 9 लोगों को मार दिया था, 9 लोगों का मर्डर किया था। ये सब इन्होंने किया था, एक प्लेटफॉर्म था, वाइडली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसके द्वारा इन्होंने किया था। तो बोल रहे हैं कि इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरा इनका जो नाम है वो है ट्विटर किलर। इनको ट्विटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिराइसी टारगेटेड सोशल मीडिया यूजर्स हु पोस्टेड अबाउट टेकिंग देयर ओन लाइफ्स। तो सिरासी क्या करते थे, सोशल मीडिया यूज़र उन यूज़र को टारगेट करते थे जो इस तरह के पोस्ट करते थे कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने वाले हैं, उनको ही टारगेट करते थे। ये क्या करते थे, उनको बताते थे कि वो उनकी हेल्प करेंगे इस प्लान में, या वो खुद उनके साथ मर जाएंगे, यानी उनके साथ खड़े होकर मरेंगे। इस तरह की बातें वो उनसे बताते थे, उसके बाद उनको ले जाके वो मार देते थे। इन्होंने एडमिट किया है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है, उसमें एक औरत भी थी जिसको इन्होंने मारा है। A committee constituted by the Union Minister of Education has recommended that the IITs are exempted from reservation policies under the Central Education Institutions Reservation in Teachers Cadre Act CEI Act 2019. The committee had suggested that the IIT be included in what specific list, which currently has only 8 institutions. तो एक कमेटी बनी, कमेटी कंस्टिट्यूट की गई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उसने रिकमेंड किया कि आईआईटी को एग्जेम्प्ट किया जाए रिजर्वेशन पॉलिसी से, जो कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आती है। एक एक्ट है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2019। इसमें बोला गया है कि आईआईटीज़ को रिजर्वेशन पॉलिसी से बाहर रखा जाए। एक कमेटी ने इस तरह का सजेशन दिया है कि आईआईटी को इंक्लूड किया जाए कुछ स्पेसिफिक लिस्ट में, तो विच करेंटली हैज़ ओनली 8 इंस्टीट्यूशन, जिसमें अभी भी करेंटली केवल 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हैं आईआईटीज़ की। तो इनको किस लिस्ट में इंक्लूड करने की बात की गई, तो ये आंसर होगा इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस। इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस में इसको ऐड करने की बात की गई है। द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑन दिस लिस्ट इंक्लूड द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट and its constituent units, Tata Institutes of Fundamental Research, Space Physics Laboratory, and Indian Institutes of Remote Sensing, EO Institute. The committee recommended that these institutions be exempted from following the reservation policies in faculty recruitment. अच्छा, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं ली जाती, यानी इसमें जनरल कोटा से आपको एडमिशन लेना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन has accepted Narendra Modi invitations to be the chief guest at the 2021 Republic Day parade in New Delhi। तो ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन आपके रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं, तो होंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। आगे क्या है, जॉनसन इन टर्न्स इन्वाइटेड पीएम मोदी टू टेक पार्ट इन विच मल्टीनेशनल मीटिंग टू बी होस्टेड बाय द यूके नेक्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन ये बन रहा है इसमें कि जॉनसन ने भी आने के बाद पीएम मोदी को जब वो आएंगे तो उन्होंने उससे पहले क्या किया कि पीएम मोदी को इन्वाइट कर दिया कि आप आइए, एक हमारा मल्टीनेशनल मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ जिसको यूके होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आप पार्ट लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग है G7 समिट। G7 समिट की मीटिंग होने वाली है जिसमें इंडिया को इन्वाइट किया गया कि आप आइए और उसमें पार्ट लीजिए। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। बोरिस जॉनसन हैज़ इन्वाइटेड इंडिया, बोरिस जॉनसन ने इंडिया को इन्वाइट किया, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इन्वाइट किया कि वो G7 समिट को अटेंड करें जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है एज ए गेस्ट नेशन। ये वो देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जो गेस्ट नेशन के रूप में इस समिट को अटेंड करेंगे। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले इस साल कुछ दिन पहले बोला था कि हमें G7 को G10 या G12 कर देना चाहिए। तो G7 से G10 करने की बात की जा रही थी। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि इसमें रसिया को भी इनवाइट किया जाए एज ए गेस्ट नेशन और आगे चल के उसे इंक्लूड किया जाए, लेकिन यूएसए के अलावा यानी डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और बाकी जो देश हैं G7 के, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि रसिया इसमें आए। तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से अमेरिका में परिवर्तन आया है, अभी वहाँ पे बाइडेन साहब आने वाले हैं, तो अब रसिया को स्किप कर दिया गया, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इसमें अटेंड कराया गया, यानी वो इसमें इंक्लूड होने वाले। तो अभी एज ए गेस्ट नेशन आएंगे, आने वाले दिनों में हो सकता है वो इसके मेंबर बन जाए। तो G7 से G10 आने वाले दिनों में हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके कुछ रेगुलर मेंबर हैं, वो कौन कौन से, ग्रुप ऑफ 7 के यूके है, यूएसए है, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली एंड कनाडा, ये सारे परमानेंट मेंबर्स हैं, रेगुलर मेंबर्स हैं। इसके अलावा अभी 3 मेंबर्स और जुड़ने वाले हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ये एज ए गेस्ट नेशन अभी आएंगे, आने वाले दिनों में हो सकता है ये परमानेंट मेंबर बन जाए इसके। US Attorney General William Barr resigned from his position following President Donald Trump defeat in the election
हु डिड ट्रम्प नेम एज द एक्टिंग अटॉर्नी जनरल। तो यूएस के अटॉर्नी जनरल है विलियम बार, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। तो अभी बोल रहे हैं कि कौन है जो ट्रंप का नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्टिंग अटॉर्नी जनरल के लिए। किसने फॉरवर्ड किया? तो उनका नाम है जेफ रोसन ने इनका नाम फॉरवर्ड किया, ट्रंप का नाम फॉरवर्ड किया एक्टिंग अटॉर्नी जनरल के लिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेफ रोसन, हु ट्रंप कॉल्ड एज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, विल टेक ओवर फ्रॉम बार। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेफ रोसन जो है, जो पहले ट्रंप को एक आउटस्टैंडिंग पर्सन करके बुलाते थे, उनको टेक ओवर करेंगे बार से। ट्रंप हु वाज क्लोज टू बार, ट्रंप जो है बार के क्लोज थे पूरा, हैज़ डिफरेंसेस विद बार आफ्टर द जस्टिस डिपार्टमेंट फाउंड नो प्रूफ ऑफ इलेक्शन फ्रॉड एज क्लेम्ड बाय ट्रंप एंड दैट इट डिड नॉट पब्लिकली अनाउंस इट वाज इन्वेस्टिगेटिंग द टैक्सेस ऑफ जो बाइडेन सन हंटर अहेड ऑफ द इलेक्शन। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस आ गए, इस वजह से अटॉर्नी जनरल विलियम्स बार ने रिज़ाइन कर दिया, और जिन्होंने ट्रंप को एज ए एक्टिंग अटॉर्नी जनरल बोला वो जेफ रोसन है, उन्होंने बोला कि ट्रंप साहब एक्टिंग अटॉर्नी जनरल बनेंगे। और इसका इशू ये था कि जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में ट्रंप की जो टीम है वो बोल रही कि बहुत सारी धांधली हुई है, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल बार सर थे उनको ऐसा कहीं दिखा नहीं, उनको कहीं नहीं लगा कि कहीं कोई धांधली हुई है। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई धांधली नहीं हुई है। और उनको एक चीज़ और बोली गई कि पब्लिकली उनको अनाउंस करना चाहिए कि जो बाइडेन के जो बेटे हैं हंटर, उनके ऊपर टैक्स की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। तो इन सब डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक और ही बैड न्यूज़ है, यह है वाइस एडमिरल श्रीकांत, द नेवीज मोस्ट सीनियर सबमरीनर ऑल्सो नोन एज द ग्रे डॉल्फिन, passed away due to COVID-19 related complications. He was serving as the Director General of Project till his death. वाइस एडमिरल श्रीकांत जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो नेवी के सबसे सीनियर मोस्ट सबमरीनर थे, और उनको हम ग्रे डॉल्फिन के नाम से भी जानते थे। वो कोविड-19 इसी टाइप की कुछ बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एज ए डायरेक्टर जनरल भी काम किया है, और जब तक वो ज़िंदा थे तब तक काम किए। तो डायरेक्टर जनरल का जो प्रोजेक्ट था वो था सी बर्ड प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया, वो देख लेते हैं। वाइस एडमिरल श्रीकांत वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड इन कारवार कर्नाटका एंड लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर इंडिया एंड वाज ड्यू टू रिटायर ऑन December 31। तो सी बर्ड के रूप में उन्होंने कारवार में काम किया, कर्नाटका में काम किया, और एक जो बहुत बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया का, उस पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा वो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, रिटायर होने का टाइम आ चुका था उनका। इसके अलावा उनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, यहाँ पे भी उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था। एज ए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, यहाँ पे भी उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था। तो इन जगहों पे वो काम कर चुके थे वाइस एडमिरल श्रीकांत। अभी इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मैन एज 104 हु वाज सेंट टू ए डिटेंशन सेंटर फॉर फॉरेनर्स एट द एज ऑफ 102 died at his residence in southern Assam's Barak Valley. Name the man who was held at Silchar Central Jail but passed away before he could prove his citizenship. तो बोले कि उनका नाम बताइए कि जो सिलचार सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रधर दास। ये है चंद्रधर दास। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या हुआ। चंद्रधर दास क्लेम ऑफ सिटीजनशिप वाज बेस्ड ऑन ए रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन 1956 इन त्रिपुरा कैपिटल अगरतला। तो इनका जो सिटीजनशिप का जो क्लेम था वो एक इनको सर्टिफिकेट इशू की गई थी 1956 में त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला में, उसके ऊपर बेस था। उसमें इनको रिफ्यूजी बताया गया था कि जो रिफ्यूजी हैं और ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। तो उसमें ये बोला गया था कि इनका जन्म जो है कोमिला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान में था और आज के डेट में बांग्लादेश में है। तो इनकी अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी थी, लेकिन प्रूव करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका नाम था चंद्रधर दास।
The Union Culture Minister is planning a museum in Kolkata, an exhibition at the Victoria Memorial and cultural performance in West Bengal to mark the 125th birth anniversary in the 2022 of which iconic figure from the state. तो उस आइकॉनिक फिगर का नाम बताना है जिनके लिए जो कल्चरल मिनिस्ट्री है यूनियन की, वो एक म्यूज़ियम की प्लानिंग कर रही है कोलकाता में, जिसमें इनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा, जिसमें इनके पुराने डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, इनकी फ़ोटो दिखाई जाएगी, इनकी बहुत सारी कहानियाँ बताई जाएगी। तो विक्टोरिया मेमोरियल में होने वाला है सब प्रोग्राम। उसके अलावा भी कल्चरल परफॉर्मेंस होगा वेस्ट बंगाल में जगह जगह पे। ये सब होगा उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, जो बर्थ एनिवर्सरी उनकी है 2022 में। तो उस आइकॉनिक फिगर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही फेमस फिगर हैं। तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं क्या प्रोग्राम होने वाला है। द प्रोग्राम ऑनरिंग सुभाष चंद्र बोस वुड स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 23, 2021। तो ये सब जो प्रोग्राम है वो जनवरी 23 से ही शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, यानी जैसे ही जनवरी आएगा 23 जनवरी से सब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये ईयर अहेड ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी, एक साल पहले से शुरू हो रहा है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 2022 में आने वाली है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ एंड अदर मटेरियल्स वुड बी ब्रॉट टुगेदर एट वन प्लेस फॉर डिस्प्ले। तो जो उनके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। तो 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गया द हिंदू का। मुझे उम्मीद है कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। अलग अलग टॉपिक से लिया गया, यानी अलग अलग एरिया को कवर करने की कोशिश किया हिंदू ने। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करंट अफेयर्स था, इसे आप फॉलो करिए। इस तरह के करंट अफेयर्स मैं रोज़ लाता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।